नोट कीजिएगा, ठीक है, नोट कीजिएगा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा। अगर आपको किसी बच्चे के अंदर मैनेज करना है, मैनेज हाइपोथर्मिया, अगर आप लोगों को किसी बच्चे में हाइपोथर्मिया मैनेज करना है, और स्पेशली कौन से बच्चों में, 32 से 36 वीक के बच्चों में, तो इन बच्चों में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं हाइपोथर्मिया होने। प्रीटर्म बच्चे होते हैं, है ना, प्रीटर्म बच्चों में इन हाइपोथर्मिया को मैनेज करना, तो आप क्या यूज करते हैं, तो यूज रेडिएंट वार्मर एंड इंक्यूबेटर। रेडिएंट वार्मर और इंक्यूबेटर याद रखना, सीधा दोनों से क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ, सीधा लिख लो। रेडिएंट वार्मर और इंक्यूबेटर दोनों क्या करते हैं, बच्चे के अंदर हीट लॉस को प्रिवेंट करता है। रेडिएंट वार्मर और इंक्यूबेटर दोनों बच्चों के अंदर हीट लॉस को प्रिवेंट करते हैं, तो बच्चा हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट हो जाएगा। तो रेडिएंट वार्मर कौन से मेथड से हीट को प्रिवेंट करता है, इट प्रिवेंट हीट लॉस फ्रॉम रेडिएशन मेथड। याद है ना, आर फॉर रेडिएंट वार्मर, आर फॉर रेडिएशन मेथड, बस सीधा लिख लो। इंक्यूबेटर, इंक्यूबेटर याद रखिएगा, इंक्यूबेटर से हीट लॉस कौन से मेथड से प्रिवेंट होती है, हीट लॉस प्रिवेंट फ्रॉम कन्वेक्शन मेथड। मैंने डिटेल में पढ़ा रखा था इसको, और मैंने बोला है पीआर यादव में एक क्वेश्चन गलत दे रखा है, अभी सुन लो, पीआर यादव में एक क्वेश्चन गलत दे रखा है, उसने रेडिएंट वार्मर कन्वेक्शन से बता रखा है, इंक्यूबेटर रेडिएशन से बता रखा है, जो कि गलत है। रेडिएंट वार्मर ठंडे रूम को कूल रूम में कन्वर्ट करता है, जबकि इंक्यूबेटर ठंडी हवाओं को गर्म हवाओं में कन्वर्ट करता है। तो गर्म हवाएं होंगी तो कन्वेक्शन मेथड से हीट लॉस नहीं होगा, वो इंक्यूबेटर। ब्लोअर, इंक्यूबेटर का मतलब ब्लोअर, ब्लोअर गर्म हवा फेंकता है। रेडिएंट वार्मर का मतलब हीटर, हीटर क्या करता है, ठंडे रूम को गर्म रूम में कन्वर्ट करता है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट, और दोनों को दोनों यूज करते 32 से 36 वीक के लिए। चलेगा भैया, सेकंड पॉइंट एक और लिख लो, सेकंड नोट। अगर आपकी बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ये भी क्वेश्चन आता है। अगर आपकी बॉडी का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है तो हार्ट रेट बढ़ जाती है, एचआर इंक्रीज होती है, कितनी, 7 से 10 बीट पर मिनट। रेस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है भैया, 4 ब्रीथ पर मिनट। O2 कंजप्शन भी बढ़ जाती है, O2 डिमांड भी बढ़ जाती है, और कितनी बढ़ जाती है O2 डिमांड, O2 डिमांड बढ़ जाती है 13%। तो कुल मिला के बात करूं, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेस्पिरेशन रेट, हार्ट रेट और O2 कंजप्शन बढ़ जाएगी। टेम्परेचर कम होगा तो ये तीनों ही कम हो जाएगी। तो हाइपोथर्मिया में बच्चे में हार्ट रेट भी कम देखने को मिलती है, ब्रेडिकार्डिया, रेस्पिरेशन रेट भी कम देखने को मिलती है, ब्रेडिप्निया, और O2 कंजप्शन भी कम देखने को मिलती है, हाइपोक्सिया। तो ये हाइपोथर्मिया के साइन होंगे, पढ़ाऊंगा आगे। चलेगा, अब हम बात करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है न्यूबॉर्न में। चलो भैया, नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है ये बात करते हैं हम लोग। तो नॉर्मल टेम्परेचर लिखिएगा, नॉर्मल टेम्परेचर जो न्यूबॉर्न में होता है वो कितना होता है, 36.5 डिग्री से 37.5 डिग्री सेल्सियस, ये नॉर्मल टेम्परेचर होता है। अगर किसी न्यूबॉर्न के अंदर टेम्परेचर लेस देन 36.5 डिग्री सेल्सियस से कम होगा तो इसी को न्यूबॉर्न में न्यूनेटल हाइपोथर्मिया के नाम से जानते हैं। तो व्हाट इज द न्यूनेटल हाइपोथर्मिया, जिन बच्चों में टेम्परेचर 36.5 डिग्री होता है वो नॉर्मल है, लेकिन जिन बच्चों में 36.5 से कम है, बाकायदा लिखा देखो लेस देन है, लेस देन, तो जिन बच्चों के अंदर 36.5 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैंने, अरे आपको समझ में तो आ रहा है ना, ये तो बताओ मुझे। वाइटल्स पढ़ाऊंगा, वाइटल्स के बाद में ब्रेक दे दूंगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये तो बताओ मुझे, मैं फास्टली रिवीजन करवा रहा हूँ आपको ना, और वैसे मैं सारी चीज पढ़ाऊंगा, एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा। चलिए करिए, नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर। अब देखो मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है बच्चों में, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी जगह से टेम्परेचर लेते हैं, तो लिखना भैया एक्सिला, एक्सिला से लेते हैं। ये हो गया हमारा टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट इतना सही है, बाकी तो पूरी चीज मैंने बता दी आप लोगों को। नेक्स्ट बात करते हैं पल्स, जिसे आप हार्ट रेट बोलते हैं। सेकंड वाइटल साइन लिखिएगा पल्स, जिसे आप क्या बोलते हैं भैया, हार्ट रेट, एचआर। अच्छा न्यूबॉर्न में हार्ट रेट कितनी होती है, बताओ बताओ, न्यूबॉर्न में हार्ट रेट कितनी होती है नॉर्मल, नॉर्मल एचआर कितनी होती है न्यूबॉर्न में, तो नॉर्मल एचआर होती है भैया 120 से 160 बीट पर मिनट, एग्जैक्ट होती है 140 बीट पर मिनट, एग्जैक्ट होती है 140 बीट पर मिनट।
कल परसों स्टार्ट कर देंगे, कल परसों 3 दिन ही है ना, एक आज एक कल एक परसों स्टार्ट कर देंगे, कंप्लीट करेंगे 3 दिन में, सब हो जाएगा। अंजलि कुमारी सब पढ़ाऊंगा, टेंशन क्यों लेते हो। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है। मोस्ट कॉमन साइट, तो पल्स चेक करने की मोस्ट कॉमन साइट होती है न्यूबॉर्न में एपिकल, जबकि अडल्ट में कौन सी होती है, रेडियल। सीपीआर के दौरान अलग होती है, सीपीआर के दौरान अलग होती है ना। एपिकल पल्स की मोस्ट कॉमन साइट कौन सी होती है, तो एपिकल पल्स न्यूबॉर्न में कहां से ली जाती है, तो एपिकल पल्स को न्यूबॉर्न में लिया जाता है फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, लेफ्ट साइड, जबकि अडल्ट के अंदर फिफ्थ से लेते हैं। अडल्ट में लेते हैं पांचवें इंटरकोस्टल स्पेस पे, न्यूबॉर्न में लेते हैं हम लोग न्यूबॉर्न के अंदर कहां से लेते हैं, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस। हाँ बहुत सारी जगह 110 से 160 ही मिलेगी, बट एक्यूरेट 120 से 160 होती है अंजलि, ठीक है चलेगा। तो न्यूबॉर्न में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस से लेते हैं, अडल्ट में फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस से लेते हैं। बात करते हैं कौन सी लाइन से लेते हैं, तो बाकी सब सेम ही होगा, अडल्ट हो चाहे न्यूबॉर्न हो, मिड क्लेविकुलर लाइन, क्लेविकल के मिड पोर्शन से। हार्ट का कौन सा पार्ट होता है या एरिया ऑफ हार्ट कौन सा होता है, तो एरिया ऑफ हार्ट होता है मिट्रल एरिया। और मिट्रल एरिया कौन बनाता है, मिट्रल एरिया बनाता है डियर, लिख लेना, मिट्रल एरिया बनाता है अपेक्स ऑफ हार्ट। जो हार्ट का अपेक्स पार्ट होता है ना वो बनाते हैं, अपेक्स कौन बनाते हैं, दोनों वेंट्रिकल्स बनाते हैं हार्ट के, तो वहां से लेते हैं। तो न्यूबॉर्न में मोस्ट कौन साइड होती है पल्स लेने की, नॉर्मली एपिकल पल्स होती है ना। कहां से लेते हैं, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस से लेते हैं, मिड क्लेविकुलर लाइन से लेते हैं, मिट्रल एरिया से लेते हैं, अपेक्स पार्ट ऑफ द हार्ट से। चलेगा जी, अब एक नोट लिखिएगा, नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा रहा हूँ वो सुनो। नोट लिखिएगा, नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट लिखिएगा और नोट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट के अंदर मेंशन कीजिएगा और लिखिएगा, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ पल्स असेस ड्यूरिंग सीपीआर। देखो डियर, नॉर्मली तो मैंने आप लोगों को बताया है कि एपिकल पल्स लेते हैं, बट सीपीआर के दौरान कहां से पल्स लेते हैं, तो अडल्ट में सीपीआर के दौरान, सॉरी न्यूबॉर्न में सीपीआर के दौरान पल्स लेते हैं हम लोग ब्रेकियल आर्टरी से। न्यूबॉर्न सीपीआर अगर दे रहे हैं तो न्यूबॉर्न में लेते हैं ब्रेकियल आर्टरी से। और अगर चाइल्ड में सीपीआर दे रहे हैं, चाइल्ड में लेते हैं डियर फीमोरल आर्टरी से। और अगर अडल्ट में सीपीआर दे रहे हैं तो अडल्ट के अंदर मोस्ट कॉमन साइट होती है सीपीआर के दौरान पल्स लेने की, वो होती है कैरोटिड आर्टरी। ये मैंने लिखा है बाकायदा, देखो ना मैंने लिखा है डियर, सीपीआर के दौरान की बात कर रहा हूँ, नॉर्मली बात नहीं कर रहा है ना। अब एज से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, तो एज सुनो, अगर 1 साल से बच्चे की एज कम है, 1 साल से कम है, बिलो 1 ईयर, 1 साल से कम है तो लेते हैं न्यूबॉर्न। 1 से 8 साल तक के बच्चों में सीपीआर के दौरान चाइल्ड में पल्स लेते हैं फीमोरल से, और 8 साल से ज्यादा का बच्चा है तो अडल्ट मान के उसके अंदर पल्स लेते हैं कैरोटिड। तो एज से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, तो एज मैंने लिखवा दी, लिख लेना। लिख लिया, पहला नोट लिख लिया, पल्स सीपीआर में कहां से लेते हैं। दूसरा नोट लिखिएगा, फिर आप लोगों ने सुना होगा डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन एक ऐसी दवाई है, डिगॉक्सिन एक ड्रग ऑफ चॉइस होती है जो कि हम देते हैं हार्ट फेलियर में, हार्ट फेलियर में। इस डिगॉक्सिन का काम इंपॉर्टेंट सुनना, काम होता है डियर इसका, इसका काम होता है डिक्रीज हार्ट रेट, हार्ट रेट को कम करती है ये। तो हार्ट रेट आप लोग लगातार हार्ट फेलियर के पेशेंट में डिगॉक्सिन दिए जा रहे हो, वो हार्ट रेट को कम करता रहेगा, कम करता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपकी हार्ट रेट नॉर्मल से कम हो जाएगी, पर्सन में डिसअरिथमिया होगा, पर्सन की डेथ हो जाएगी। ठीक कर रहे थे हार्ट फेलियर से, पर्सन की डेथ करवा। तो आपको क्या करना है, इस डिगॉक्सिन को क्या करना है, स्टॉप करना है। कब करना है, स्टॉप डिगॉक्सिन व्हेन एचआर, एचआर सुनो भाई, डिगॉक्सिन को कब स्टॉप करना है, जब आपकी एचआर अडल्ट में, हार्ट रेट अडल्ट में, याद रखना है अडल्ट में एचआर लेस देन 60 बीट पर मिनट से कम हो जाए तो अडल्ट में स्टॉप कर देना डिगॉक्सिन में। बात करें डियर चाइल्ड में, तो चाइल्ड के अंदर अगर हार्ट रेट लेस देन 70 बीट पर मिनट से कम हो जाए तो डिगॉक्सिन को बंद कर देना है। बात करो डियर न्यूबॉर्न या इन्फेंट में, तो इन्फेंट या न्यूबॉर्न के अंदर याद रखना, अगर हार्ट रेट लेस देन 90 बीट पर मिनट से कम हो जाए तो आपको स्टॉप कर देना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिगॉक्सिन को कब स्टॉप करना चाहिए, जब हार्ट रेट कितने से कम हो, तो मैंने आपको बताया।
चलेगा। नेक्स्ट अब हम लोग बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट सुनिएगा। नेक्स्ट सुनिएगा, तीसरा रेस्पिरेशन। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट कितनी होती है न्यूबॉर्न में? आरआर कितनी होती है भैया? 30 से 60 ब्रीथ पर मिनट। बट एक्यूरेट अगर पूछा जाए तो 40 से 60 ब्रीथ होती है। हम 40 को ही मानते हैं ना, 40 से 60 होती है। बाकी बहुत सारी जगह 30 से 40 दोनों नॉर्मल है, 30 से 60 है ना। अब देखो क्वेश्चन आता है, नॉर्मल रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? तो नॉर्मल रेस्पिरेशन चाहे हमारे अंदर हो चाहे न्यूबॉर्न में हो, इज नोन एज यूपीनिया। क्या बोलेंगे भैया? यूपीनिया। नॉर्मल रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? यूपीनिया। अच्छा, जिन बच्चों के अंदर रेस्पिरेशन रेट मोर देन 60 ब्रीथ पर मिनट से अगर ज्यादा है तो उससे बोलते हैं टैकिपनिया। टैकिपनिया, ठीक है। और जिन न्यूबॉर्न में रेस्पिरेशन रेट 30 ब्रीथ पर मिनट से कम है तो उसे बोलते हैं भैया ब्रैडिपनिया। क्या बोलते हैं भैया? ब्रैडिपनिया। अब एक वर्ड हो रहा था एपनिया, वो भी सुन लो, इंपॉर्टेंट है। बस वाइटा साइन पढ़ा के आपको ब्रेक दे दूंगा। चलेगा, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग एपनिया। एपनिया की दो डेफिनेशन बता रहा हूँ डियर, दोनों सुन लो। एपनिया होता क्या है? तो सबसे पहले एपनिया के बारे में सुनो। जिन भी बच्चों के अंदर एब्सेंट होती है ब्रीदिंग, एब्सेंट बोलो या सेसेशंस के नाम से भी आता है, एब्सेंट सेसेशंस ऑफ ब्रीदिंग मोर देन 20 सेकेंड्स। अगर जिस बच्चे के अंदर 20 सेकंड से ज्यादा, जिन बच्चों में 20 सेकंड से ज्यादा ब्रीदिंग एब्सेंट है उसे बोलते हैं एपनिया। इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, चाहे इसमें आपको दिखाई दे चाहे दिखाई ना दे, विद या विदाउट साइनोसिस या ब्रैडिकार्डिया। चाहे बच्चे में आपको साइनोसिस दिखाई दे चाहे दिखाई ना दे, चाहे ब्रैडिकार्डिया दिखाई दे चाहे दिखाई ना दे, 20 सेकंड से ज्यादा अगर बच्चे में ब्रीदिंग एब्सेंट है तो वो कंडीशन कहलाती है एपनिया। अब बात करें लेस देन में एपनिया कब बोलेंगे? लेस देन में, तो जिन बच्चों के अंदर एब्सेंट है ब्रीदिंग, जिन बच्चों के अंदर ब्रीदिंग क्या है? एब्सेंट है, एब्सेंट ऑफ ब्रीदिंग लेस देन 20 सेकंड। देखो अगर मोर देन 20 सेकंड है तो वो एपनिया है, चाहे साइनोसिस हो चाहे ना हो, वो एपनिया है, ठीक है। जिन बच्चों में ब्रीदिंग अगर एब्सेंट है लेस देन 20 सेकंड से कम, लेकिन साथ में क्या दिखाई दे रहा है? विद साइनोसिस एंड ब्रैडिकार्डिया। जिन बच्चों में साइनोसिस या ब्रैडिकार्डिया दिखाई दे रहा है और लेस देन 20 सेकंड से कम है तो ऐसी कंडीशन को भी एपनिया बोलते हैं। ऐसी कंडीशन को भी क्या बोलेंगे? एपनिया। तो एपनिया की दो डेफिनेशन, मोर देन 20 सेकंड है, चाहे साइनोसिस हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, टाइम देखना है। मोर देन 20 सेकंड से ज्यादा है वो एपनिया है। लेस देन में कब बोलते हैं? जब साइनोसिस या ब्रैडिकार्डिया में से कोई एक साथ हो तो वो एपनिया है। और जिन बच्चों के अंदर एब्सेंट ऑफ ब्रीदिंग, एब्सेंट ऑफ ब्रीदिंग लेस देन 20 सेकंड्स विदाउट साइनोसिस, बच्चे में साइनोसिस है ही नहीं और ना ही ब्रैडिकार्डिया है, तो क्या इसको एपनिया बोलेंगे क्या? तो याद रखना कि इसको एपनिया नहीं बोलेंगे, दिस इज द नॉर्मल कंडीशन। क्या है भैया? ये नॉर्मल है। तो अब मैंने आपको दो डेफिनेशन तो एपनिया की बताई, एक नॉर्मल बताई। जिन बच्चों में 20 सेकंड से ज्यादा है वो एपनिया है, चाहे साइनोसिस हो चाहे ना हो, ब्रैडिकार्डिया हो चाहे ना हो, वो एपनिया है। जिनमें 20 सेकंड से कम है लेकिन साथ में साइनोसिस ब्रैडिकार्डिया है तो वो एपनिया है। जिनमें 20 सेकंड से कम है साथ में साइनोसिस और ब्रैडिकार्डिया नहीं है वो नॉर्मल। तो ये होता है रेस्पिरेशन। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, ब्लड प्रेशर। सुनो भैया, ब्लड प्रेशर लास्ट है, फोर्थ वाइटल है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर तो न्यूबॉर्न में नॉर्मली बीपी कितना होता है? नॉर्मल बीपी कितना होता है न्यूबॉर्न में? तो न्यूबॉर्न में नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल बीपी कितना होता है न्यूबॉर्न में? तो न्यूबॉर्न में नॉर्मल हमारे अंदर कितना होता है? 120 से 80, जबकि न्यूबॉर्न में कितना होता है?
लिखना भैया 60 to 80 अपॉन 40 to 50 mm ऑफ Hg। अगर एक्यूरेट कोई पूछे तो बताना है 80 अपॉन 50 mm ऑफ Hg। ये नॉर्मल न्यूबॉर्न का बीपी है भैया, mm ऑफ Hg। तो ये वाइटल साइन हो गए। बाकी तो पेन वगैरह सब ऑक्सीजन सेचुरेशन मैंने पढ़ा दिया है। एक फिफ्थ वाइटल साइन होता है पेन, पेन इज द फिफ्थ वाइटल साइन। इमरजेंसी में फिफ्थ वाइटल साइन पिपिलरी रेस्पॉन्स होता है ना। ये पेन आपको फंडामेंटल में पढ़ाया जाएगा, बाकी और सारी जितनी चीजें वो फंडामेंटल में पढ़ाएंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ये न्यूबॉर्न में दो टॉपिक पढ़ लिए, पहला ब्लड वैल्यूज, दूसरा वाइटल साइन। अब हम पढ़ेंगे फिजिकल पैरामीटर ऑफ न्यूबॉर्न, ये आफ्टर ब्रेक पढ़ाऊंगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? यस या नो? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? कल हम जनरल पीडियाट्रिक पढ़ेंगे, परसों सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, हो जाएगा हमारा। किसी को कोई डाउट है क्या? यस या नो? अरे बताओ भाई। चलेगा, कोई डाउट नहीं तो आफ्टर ब्रेक मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।